वेलकम टू द CSP एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पे चर्चा करने वाले हैं। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि 67 BPSC प्रीलिम्स के लिए एक आर्थिक सर्वेक्षण के कौन कौन से भाग जो हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हमारे लिए जरूरी हो सकते हैं। ये सबसे पहले ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश किसके द्वारा किया गया है? ये श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो हमारे केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री हैं। आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है? ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल, एक वार्षिक डॉक्यूमेंट होता है, एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी की जाती है। जिसको कौन तैयार करता है? ये आर्थिक मामलों के जो विभाग है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, ये अर्थशास्त्र विभाग द्वारा ये तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि जो अभी हमारे चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइजर हैं, CEA, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो ये अभी आप बता सकते हैं, क्योंकि इससे ठीक पहले अभी ये बदले हैं V अनंत, ठीक है, नागेश्वरम, जो एक मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, जिनके गाइडेंस के अंतर्गत ये आपको आर्थिक मामले को जो विभाग है इसके अंतर्गत ये पेश किया गया। इस साल का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका विषय क्या होगा? अजाइल अप्रोच, मतलब कि त्वरित, ठीक है, लचीला, फ्लेक्सिबल जो हमारा एक अप्रोच होगा किसी भी चीज को लेके, उस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रहा। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि अगर हम देखें तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। 1964 तक क्या हुआ है? 1964 तक, ठीक है, ये जो 1964 तक ये इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट के साथ ही पेश किया जाते थे। ठीक है, 1964 से पहले बजट के साथ पेश होते थे, और 1964 के बाद ये बजट से एक दिन पहले, जो अभी प्रथा है जो कि एक दिन पहले इसे पेश करना, ये होता है। अब ये आर्थिक सर्वेक्षण में होता क्या है? ये गत वर्ष के, ये पिछले वर्ष के हमारे सर्वेक्षण होते हैं कि हमने जो लास्ट ईयर जो बजट में प्रोमिसेस की थी, जो अचीवमेंट्स को अचीव करने के लिए जो हमने टारगेट सेट किए थे, क्या हम उसमें, क्या हमारा पॉजिटिव इंपैक्ट रहा, हम उस पर किस तरीके से सफल हो सके, या अगर नहीं हो सके तो हमारे ड्रॉबैक्स क्या हैं, इन सारी चीजों के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण होता है। हालांकि ये दो भागों में होता है। इस पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में अगर हम देखें तो ये दो भागों में अभी बटा हुआ होता था। जैसे, ठीक है, एक भाग जो होता है, ये पहला भाग जो होता है, ये आर्थिक चुनौतियों, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं भारत सरकार के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जो इंडियन इकोनॉमी है उसके लिए आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा की जाती थी, और साथ साथ इस चुनौतियों के साथ, चैलेंजेस के साथ, इसमें सजेशंस भी दिए हुए रहते थे कि क्या सुझाव हैं इन चुनौतियों को दूर किए जाने के लिए। और दूसरे वाले पेज में पिछले वर्ष का स्टैटिस्टिक विश्लेषण होता था कि क्या क्या रहा। हालांकि इस साल ये वाले जो पोर्शन है अभी नहीं रिलीज हुए हैं, ये पोर्शन जो है हमारा जो सेकेंड भाग है वो किया गया है। आइए अगले देखते हैं क्या है। दूसरा, 2000 अर्थव्यवस्था की स्थिति में देखते हैं। 2021 में 7.3% के संकुचन के बाद, मतलब अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो वास्तविक रूप से 9.2% के प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान लगाया गया कि जो हमारी इकोनॉमी है वो 9.2% के रेट से बढ़ेगी 2021-22 में। ठीक है, 2022-23 में ये जो जीडीपी के वास्तविक है इसे 8 से 8.5, ये जो दो फैक्ट है, 2021-22 के लिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 9.2% के गति से बढ़ने का अनुमान है, और जो 2022-23 हमारा है उसमें जीडीपी का आकलन ये है कि 8 से 8.5%, 8 से 8.5% तक ये बढ़ने का अनुमान है। दूसरा, 2022-23 के लिए वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के वास्तविक जीडीपी विकास दर में भी इन्होंने ये आकलन किया है कि 8.7% और 7.5% के पूर्वानुमान जो हैं पहले से काफी अच्छे, प्रशंसनीय हैं। जो 8.7 है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 7.5% जो 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी का विकास दर रह सकता है। IMF ने भी अपने इस जो विश्व आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो जारी करता है। ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिपोर्ट्स और इंडाइसेस जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर ये इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस किया गया, दिस इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो पहले तो IMF के द्वारा जारी किया जाता है, और उसके अनुसार क्या डिस्कस किया गया है कि भारत का वास्तविक जो जीडीपी है वो 2021-22 और 22-23 में 9%
रहेगा और 2023-24 में 7.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जिसके अनुसार भारत सभी 3 वर्षों के लिए 2021-22, 22-23 और 23-24 के लिए दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना देगा। तो ये वन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आईएमएफ के द्वारा ये हमारे नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व आर्थिक आउटलुक में जारी किए गए हैं। कृषि और संबद्ध जो हमारा आपको एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें 3.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। जो उद्योग है वो 11.8% का इस सर्वे किया गया है। सेवा क्षेत्र जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो 8.2% है। हालांकि सबसे ज़्यादा ये कोविड पैंडेमिक के कारण, लॉकडाउन के कारण हमारा सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अगला देखते हैं 2021-22 में मांग के हिसाब से खपत में 7% की बढ़ोतरी होगी, मतलब जो कंजम्पशन है वो 7% बढ़ेगा। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब जो कि ग्रॉस कुल फिक्स्ड कैपिटल है, जैसे किसी रेलवेज को बनाना, ब्रिज को बनाना, जो कैपिटल पूंजी निवेश जो है जो बनाया जाएगा वो जो फिक्स्ड है उसमें 15% इजाफा की बात की जा रही है। निर्यात और आयात में भी 29% से आयात में और निर्यात में 16.5% से बढ़ोतरी का अनुमान है। ये सर्वेक्षण में बताया गया कि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता संकेत बताती है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है 2022-23 की चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार है। मतलब अभी जो भी हमारे सामने अगर कुछ ऐसे अचानक से सिचुएशंस आते हैं इकोनॉमी के लिए क्राइसिस के रूप में, तो हम अभी इतना ज़्यादा कुशन्स बना रखे हैं अपने लिए कि हम इसे झेल सकते हैं। देखते हैं अगला, केंद्र, ये राजकोषीय विकास में देखते हैं। केंद्र सरकार अप्रैल से नवंबर 2021 से राजस्व प्राप्तियों में 67.2% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि हाल के जो पिछले जो बजट थी 21-22 के बजट के अनुसार 99.6% की अपेक्षित वृद्धि है। ये जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसमें 13.5% की वृद्धि का अनुमान है। मतलब जो पूंजीगत व्यय है, जिससे पूंजी का निर्माण होना है, किसी चीज का इस्टेब्लिशमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होंगे, बुनियादी ढांचा जो हमारे क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, इसमें जो है 13.5% की वृद्धि होगी। हालांकि कोविड-19 के कारण बढ़ी हुई उधारी, जो केंद्र सरकार की जो कर्ज का अनुपात है जीडीपी के, जिसे हम कहते हैं डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, मतलब हमारे जीडीपी के आकलन के अनुसार डेब्ट उसमें उसका रेशियो अनुपात क्या है। जैसे अगर मैं तुलना करूं कि अगर जीडीपी हमारी 100 रुपए है तो उसमें से जो हमारे कर्ज में रुपए हैं वो अभी बढ़कर 49 रुपए हो गए हैं। जो 49 था 2019-20 में वो बढ़कर 59.3, मतलब कि अराउंड 59 अगर आप लेते हो तो 59 हो रखे हैं। इसका मतलब कि एक तो कर्ज बढ़ा है हमारी, इसलिए रेशियो बढ़ रही है, दूसरा जीडीपी कम हुआ। इस ओवरऑल हॉल्टिंग के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हुआ, जो फैक्ट्रीज, जितने सारे लॉकडाउन के कारण ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बंद हुई, सर्विस सेक्टर बंद हुआ, जिससे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कुल प्रोडक्शन होता था वो कम हुआ, तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रखी है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वसूली के साथ गिरते प्रक्षेपवक्र का पालन किया जाएगा। मतलब आगे जो भी हमारे अभी फिर से रिवाइव हो रही है इकोनॉमी, ये अपने उस लेवल को फिर से अचीव कर लेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो हमारी निर्यात और आयात रही थी वो प्री कोविड लेवल के स्तरों तक पार कर गई थी। जो भी हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो आफ्टर लॉकडाउन से पहले, प्री कोविड लेवल से पहले थे, उसको हमने फिर से अचीव कर लिया है। जो हमारा एक सबसे एक अचीवमेंट रहा पिछले साल 2000 सितंबर 21 का, वो हमारी जो विदेशी ऋण है, ठीक है, ये अचीवमेंट नहीं, एक्चुअली यहाँ पे विदेशी ऋण के बारे में बात की जा रही है कि हमारे पास जो फॉरेन डेब्ट्स हैं, जो कमर्शियल बोरोविंग्स हैं जो हमने बाहर से लिए हैं, वो बढ़ चुका है। वो एक साल पहले यूएस में $556 बिलियन था, जो कि अभी हो रखा है $593 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि बढ़ा हुआ है। इसमें एसडीआर आवंटन को दर्शाता है। अब एसडीआर प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में एसडीआर से क्वेश्चन आई गेस आ रखे हैं कि एसडीआर का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से है, तो ये आईएमएफ से है। अब हालांकि एसडीआर में भी आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी करेंसी शामिल होती हैं, वो एसडीआर है। दूसरा हमारी अचीवमेंट है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो फॉरेक्स रिजर्व जिसे आप कह रहे हो, ये 31 दिसंबर 2021 तक 633 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा है हमारे लास्ट ईयर का कि फॉरेन रिजर्व जो है वो $633 बिलियन, विच वाज अ वेरी काइंड ऑफ रिकॉर्ड थिंग, कि वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अब आगे देखते हैं हम नवंबर 2019 के इसके अनुसार अंत तक जो भी हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल अभी हुआ, भारत जो है चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है। मतलब फॉरेक्स रिजर्व में चाइना, जापान
और स्विट्जरलैंड के बाद इंडिया चौथे नंबर पे है फॉरेक्स रिजर्व में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या फॉरेक्स रिजर्व क्या है, फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे हम बता दें कि फॉरेक्स रिजर्व में आपको 4 चीज़ें आती हैं। क्या हो सकता है इंडिया के फॉरेन रिजर्व में? एक, फॉरेन करेंसी एसेट, ये फैक्ट्स याद कर लेना, एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। फॉरेन करेंसी एसेट्स, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, लेट मी क्लियर दिस स्लाइड, पहले मैं इस स्लाइड को क्लियर कर लेता हूं इन, देन आई विल हैव सम स्पेस। और दूसरा, एक तो आपका हो गया पहला जो था फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक है, फॉरेन करेंसी एसेट FCA। दूसरा हो गया गोल्ड रिजर्व, जो हमारे पास RBI के पास जमा रहता है, गोल्ड रिजर्व। ये सारे RBI मॉनिटर कर रही है, कंट्रोल कर रही है, मेंटेन कर रही है। तीसरा SDR, जो हमने अभी पढ़ा, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसे पेपर करेंसी भी कहा जाता है। चौथा, रिजर्व पोजीशन विद IMF, ये चौथा जो है रिजर्व ट्रांस, रिजर्व पोजीशन कहो इन IMF, विद IMF, ठीक है। ये 4 जो हैं विद IMF, ये 4 फॉरेक्स रिजर्व जो इंडिया के हैं उसके ये आपके पार्ट्स हैं, ये 1 2 3 4, ठीक है। देखते हैं आगे, जो हमारी CPI रही, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो रहा, संयुक्त मुद्रास्फीति जो हमारी इन्फ्लेशन का रेट रहा, वो 2020-21 में 6.6% से अभी ये जो घट के ये आपको हो गई 5.2%, ये रहा, ठीक है, 5.2%। जो फूड इन्फ्लेशन है, खाद्य मुद्रास्फीति है, इसमें भी नरमी के कारण में गिरावट आई है। दूसरा WPI, अगर हम बात करें तो WPI जो होता है वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, दैट वन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इस पे हमारे देश में अभी भारत में इन्फ्लेशन का मेजरमेंट हो रहा है। WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें भी आपको जो इन्फ्लेशन थी वो दुगने अंकों में 12.5% तक बढ़ चुकी थी, ठीक है। हालांकि इसके लिए ये डिफरेंट रीजंस जो हैं वो जिम्मेवार बताए गए हैं कि ड्यू टू दैट होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा और ये मुद्रास्फीति कैसे अभी बढ़ी, ये दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, SDG, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। जो नीति आयोग है, नीति आयोग इस SDG इंडिया इंडेक्स को जारी करती है। इसमें भी देखा गया कि भारत ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, जो कि 66 रैंक पे वो पहुंच चुका है। 2020 से 21 में जो है पिछले वर्षों से देखो 60 और 57 था, जो अभी 66 हो रखा है, विच इज़ अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट फॉर इंडिया। जो SDG इंडेक्स में ओवरऑल रैंकिंग में इंडिया ये स्कोर किया है। दूसरा ये देखते हैं, फ्रंट रनर जो स्टेट्स है, जिनकी स्कोरिंग हम कहें 65 से 99 के बीच में होती है, उनकी संख्या लगातार बढ़ी है। 22 राज्य हो गए हैं, जो कि पिछले वर्ष अगर हम देखें वो केवल 10 थे, ठीक है। 10 से इनकी संख्या बढ़ के 22 हो गई है, जो फ्रंट रनर स्टेट्स हैं, जो कि मतलब कि SDG जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनको अचीव करने के लिए जो भी 2030 तक हमारा एक टारगेट सेट है, ये देखो अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं SDG थोड़ा सा क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये जो था 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये अचीव करने की बात की गई थी। एक ऐसे 17 गोल्स इसमें रखे गए हैं, ठीक है, 17 गोल्स हैं, ये भी याद रखना एक फैक्ट है। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गोल्स हैं? 17 है। और इसे एजेंडा 2030 के नाम से भी जाना जाता है। तो इस SDG को अचीव करने के लिए जितने UN के मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने अपने लेवल पे वर्क कर रहे हैं। उसमें इंडिया काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, इस रैंकिंग के द्वारा हमें दिख रहा है। दूसरा, फ्रंट रनर स्टेट्स की संख्या बढ़ चुकी है। अगला पॉइंट ये क्या है कि भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ दैट। 2020 में भारत 2010 से 20 के दौरान, मतलब पिछले 10 वर्षों में वन क्षेत्र में जो बढ़ने वाली है, मतलब जो एरिया इंक्रीज हुआ है, उसमें विश्व स्तर पर इंडिया जो है वो तीसरे स्थान पे है। मतलब पिछले 10 सालों में, विद इन लास्ट 10 ईयर्स, जो भी फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत इनकी संख्या बढ़ी है, अमाउंट बढ़ा है, वो एरिया के तौर पर भारत तीसरे स्थान पर है। 2020 में वनों ने, भारत के जो वन है उसमें भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 24% है, जो कि दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 2% है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगस्त 2021 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधक अधिनियम 2021 जो था, इसके द्वारा सूचित की गई कि हमारी जो एकल उपयोग वाली प्लास्टिक्स हैं उनको 2022 तक हमने टारगेट सेट किया है कि इसे हमें चरणबद्ध समाप्त कर देना है। दूसरा,
ग्लासगो जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो मीटिंग हुई थी, उसमें राष्ट्रीय वक्तव्य के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्सर्जन में और कमी लाने के लिए 2030 तक हासिल किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की, जो कि हमारे पास इसमें ये कहा गया कि जो भी हमने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं, मतलब कि जो अपने 2015 में जैसे था पेरिस एग्रीमेंट में सारी कंट्रीज ने अपने अपने अनुसार अपने कंट्रीब्यूशंस को ऐड किया कि हम इस ईयर तक कार्बन एमिशन को, इस अचीवमेंट को हम ये करेंगे। उस हिसाब से इंडिया ने अपने इस एमिशन को कम करने के लिए कहा है कि हम अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काफ़ी तत्पर हैं और काफ़ी जल्द हम इसे ये करने वाले हैं। एक शब्द के आंदोलन के रूप में जैसे लाइफ, LIFE, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये एक वन वर्ड एक मूवमेंट के रूप में स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे ये कहा गया है एक्चुअली कि ये हमें उस तरीके से अपने संसाधन को इस्तेमाल करने की जरूरत है जिसमें ना समझी और विनाशकारी खपत ना हो, मतलब उसका हम इस तरीके से खपत ना करें कि इसे हम ना समझ रूप से और विनाशकारी जो डिस्ट्रक्शनल हो, बल्कि हम उसे जानबूझकर और दिमागी रूप से इस्तेमाल करना है, मतलब उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करना है कि वो सस्टेन करे, वो आगे के लिए भी रहे। ठीक है, ये जो लाइफ है ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है फैक्ट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इसका फुल फॉर्म है। अगला देखते हैं कि कृषि क्षेत्र ने पिछले 2 वर्षों में तेजी से वृद्धि का अनुभव किया। देश के सकल जो जीवी है, ग्रॉस वैल्यू एडेड में कुल क्षेत्रों में अगर कृषि और एलाइड सेक्टर देखें तो 18.8% की जो आपको वृद्धि है इसकी ये करने की लेखांकन की गई। 2021 में इतना था, 21-22 में 3.9 की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य प्रबंधक कार्यक्रमों में से एक माना जाता है, जिसके अनुसार आप देख सकते हो कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत माध्यम से खाद्य सुरक्षा को कितने तरीके से कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट फैक्ट हमारे बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखो हमारे लेटेस्ट डेटा जो है कि 2020-21 तक हम प्रतिदिन जो थे वो कितनी सड़कें बना रहे थे। हम प्रतिदिन 30% प्रतिदिन हम 28 किलोमीटर जो थे पर डे रोड को हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे, इस्टेब्लिश कर रहे थे, जबकि हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है उसमें हम ये बढ़ के 36.5 किलोमीटर पर डे हो गया है। दिस वन इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। आगे देखते हैं कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है तो उसका ग्रोस वैल्यू एडेड जो है वो उसमें भी 8.2% बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है इंडिया। मतलब अगर हम देखें तो इंडिया एट द थर्ड हो गया है आफ्टर US एंड चाइना। किस चीज में? इकोसिस्टम, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके रूप में, मतलब स्टार्टअप को डेवलप होने के लिए एक इकोसिस्टम बनाया गया। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि भारत में अभी नए मान्यता प्राप्त जो नए स्टार्टअप की संख्या है जो केवल 733 थी 16-17 में, 2016-17 में, वो 21-22 में बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई है। एंड विच इज रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, मतलब जो भारत सरकार के रेगुलेशंस के अंडर वर्क कर रहे हैं। ये इतना बड़ा जंप जो आप देख सकते हो पिछले 4 सालों में आप देख रहे हो कि ये 14,733 से 14,000, और इतना ही नहीं, जो 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया। अब यूनिकॉर्न आपको पता होगा, लाइक ऐसे स्टार्टअप्स और ऐसे बिजनेस वेंचर होते हैं जिनकी जो वर्थ वैल्यू होती है वो $1 बिलियन से स्टार्टअप से आपको $1 बिलियन से अधिक हो जाती है, उन्हें यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। मतलब अब भारत में कुल यूनिकॉर्नों की संख्या हो गई है 83, मतलब 83 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी वर्थ वैल्यू मोर देन $1 बिलियन है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इनोवेशन के लिए हमारे जो भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है उसके लिए भी हमारी अच्छी है, और इनोवेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये कि इतना बड़ा स्टार्टअप का इकोसिस्टम तैयार हुआ जो कि वर्ल्ड में तीसरी रैंकिंग पे हम आ रखे हैं। आगे देखते हैं कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है और एम्प्लॉयमेंट है उसमें अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक सेवाओं पर अन्य व्यय के रूप में जो 6.2% खर्च किया जाता था वो अभी बढ़ा के 8.6% किया गया है। मतलब जो सोशल सेक्टर है, ठीक है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है और एम्प्लॉयमेंट है जिसमें स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, अन्य हुए, उन पे 8.6% की बढ़ोतरी हुई है। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th रिपोर्ट आया उसके अनुसार जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 हो गई है, पहले वो 2.2 थी, ठीक है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है। ये थे हमारे इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा हम इनमें कुछ ऐसे फैक्ट्स को भी देखते हैं जो इनमें नाम लिए गए थे, उस टर्म्स को नाम लिए गए थे जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक की, जल्दी से हम इन सारे का सिनॉप्सिस एक बार कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो इस्टेब्लिश्ड होता है 1944 में, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से। इसके जो अभी हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन डीसी, एंड द चेयरमैन द प्रेसिडेंट ऑफ इट्स इज डेविड मलपास,
डेविड मलपास जो है इसके प्रेसिडेंट हैं, और अंशुला कांत इसके एमडी एंड सीईओ सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। अंशुला कांत जो है इसके एमडी और सीईओ हैं, ठीक है। ये एक आया था टर्म वर्ल्ड बैंक। दूसरा हम देखते हैं, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, इसकी जो स्थापना है वे 1966 में होती है। एक क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में, एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक के रूप में होती है। इसके अंदर 68 मेंबर कंट्रीज हैं। ये एशिया पैसिफिक रीजन में वर्क करता है और इसके प्रेसिडेंट हैं आपको, ये एशिया पैसिफिक रीजन में वर्क करता है, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट हैं मत्सुगु असाकावा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आईएमएफ, ठीक है। आईएमएफ की भी स्थापना 1944 में होती है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसलिए इसे ट्विन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। इसकी भी हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और इसके जो इसमें एक वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसके जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर, वो हो जाती हैं भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ, ठीक है। ये रहा। इसके अलावा हम कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं जो हमारे इस बजट में इंपॉर्टेंट रहा है, जो हमारे इस स्लाइड्स में नहीं था। जैसे आइए इसमें हम कुछ और ऐड करते हैं फैक्ट्स को जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी का जो रेशियो है वो जीडीपी का रेशियो एक्चुअली बढ़ा है पिछले 7 सालों में, जो है वो अच्छा रहा है। जो प्रेजेंट है अभी वो 29.6% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 100 रुपए हैं एज अ जीडीपी, तो उसमें से 29 रुपए जो हैं हम क्या कर रहे हैं, उसे इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं। ऑब्वियसली अब ये पैसे जो हैं, ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएंगे। सपोज अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो बहुत सारे लोगों को पहले तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उसके बाद जो डेवलपमेंट होंगे उससे फिर रेवेन्यू जनरेट होंगे। तो ये एक काफी ज्यादा पॉजिटिव एक इससे आउटपुट आने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि पिछले 7 सालों में जो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो 29.6% रहा है 2021-22 में, ठीक है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हमने देख रखा था कि ये किस तरीके से अचानक से बढ़ा है, क्योंकि हमारे पास पिछले 2 सालों के अंदर जो प्रोडक्शन रहा है ड्यू टू दैट कोविड पैंडेमिक थिंग, वो कम हुआ है। मतलब जीडीपी हमारी कम हुई है और साथ साथ उन सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास एक्सटर्नल बोरोइंग से डेट लिया पड़ना है, कर्ज लेना पड़ा। तो ये डेब्ट आपको ये बढ़ रखा है, ठीक है। अब इसमें हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात की थी। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो 2015-16 में आप देखोगे कि 81 था। लेकिन अभी हमने देखा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, वर्ल्ड में 3rd हम आ चुके हैं। तो 2021 में जो इंडिया की रैंकिंग आई है वो 46 आई है। 2021 में इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो इतना है। अब उसको कौन जारी करता है? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट आगे आता है कि जो स्टार्टअप के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि स्टार्टअप्स इंडिया में 3rd नंबर पे हैं, इतने सारे हो गए यूनिकॉर्न्स। तो कौन सा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं? तो वो जो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट है, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, जहां पे 11,308 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं। इसका मतलब कि जो सरकार के रेगुलेशन के अनुसार ये रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमने टारगेट सेट किया है कि 2024 से 25 तक हमें क्या करना है, हम $1 ट्रिलियन, ठीक है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को। तो यही कहा जा रहा है कि 2024-25 तक अगर हमें ये अचीव करना है तो इसमें हमें इन्वेस्ट क्या करना होगा। इसका मतलब इसमें ये लिखा गया है कि हमारे बुनियादी जो ढांचे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनमें हमें $1.4 ट्रिलियन,
ठीक है, इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। 1.4 ट्रिलियन डॉलर जो है हमें इन वर्षों में, इतने वर्षों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तब हम इस 25 तक इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्प करेगा आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में। आगे इस श्रृंखला में आगे हम बजट के एक सेशन को लाएंगे, जिसमें जो केवल बीपीएससी प्रीलिम्स को ही फोकस करेगा, कि इसमें प्रीलिम्स में हम किस तरीके से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। इसके अलावा जिस तरीके से एग्ज़ाम के डेट्स आ रखे हैं, उन डेट को देखते हुए जो 30 अप्रैल को, ठीक है, 30 अप्रैल को जो हमारे बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको देखते हुए हमने, लेट मी चेंज द इंक कलर, ठीक है, हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है जो कि ऑफलाइन मोड में होगा। टोटल 10 टेस्ट सीरीज होंगे इनमें। ये टोटल 10 टेस्ट सीरीज जो होंगे फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है। दिस ऑल टेस्ट विल बी फुल लेंथ, जिसके प्रॉपर डिस्कशंस क्लास में ऑफलाइन मोड में कराई जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर डिस्कशन होगा, प्रॉपर डिस्कशन इसकी ऑफलाइन मोड में कराई जाएगी। इसके आगे जो डिटेल्स है टेस्ट के बारे में जानकारी आप इस नंबर पे देके कॉल करके आप पता कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।